दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure. Thank you, Chima sir. Thank you. तार साहब, आपको पता है कि मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो तो दिन ब दिन जो है वो बिगड़ती जा रही है और लेकिन दुनिया जो है उस पर रिस्पॉन्स कर रही है। एक तो तार साहब पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ 7 अक्टूबर को एक छोटी सी 4 लाइनों की प्रेस रिलीज जारी की, उसके बाद एक लफ्ज नहीं बोला। दूसरा तार साहब, इंडियन लीडरशिप जो है वो डेली बेसिस पे मिडल ईस्ट में इंगेज भी कर रही है, लीडरशिप से भी बातें कर रही है और अब उन्होंने एक सेंटर भी खोल दिया ताकि वो लोग जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनके तो वो इनसे इंगेज कर सकें। एक बात तार साहब, इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं मुसलमानों के लिए, गजा के मुसलमानों के लिए। और ये फिर मगरब भी अच्छा है, यूरोप और अमेरिका अच्छा है जो दरवाजे खोल देता है जब भी लड़ाइयाँ होती हैं और कहता है आ जाओ। और अभी भी यूरोप के जो न्यूयॉर्क के होटलों में मुसलमान बैठे हुए हैं और बाकी मुल्कों के लोग बैठे हुए हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? और इसमें बाकी ममालिक के किरदार पे भी बात करें तार साहब, ईरान का किरदार भी पे बात करें कि अब हमास ने क्या जो फ़लस्तीन के लोग हैं उनको बेयारो मददगार छोड़ दी है। अब वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे कोई 20-30 वो बिल्डिंग्स गिरा देते हैं। पूरे का पूरा जो है वो मिट्टी के मैदान बन चुके हैं, इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स, इतने बड़े इलाके। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट तार साहब? चीमा साहब, सबसे पहले तो बिलखसूस आपके देखने वालों में हमारे कुछ पाकिस्तानी लौंडे लपाड़े भी अल्टीमेटली हैं, वो आपका हिस्सा है, वो देखने वाले। एक तो मैं उनसे एड्रेस करना चाहूंगा, ये वही लौंडे लपाड़े हैं जिन्होंने तालिबान ने जब काबुल घुसे थे तालिबान, तो यहाँ ये इन्होंने तालियां बजाई थी। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाए थे। फिर उन्हीं तालिबान ने जब इनको मुंह पे थप्पड़ मारे हैं और उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरियां की हैं इनके मुल्क के बारे में, और इनकी आज आज आपकी इनकी इकानमी का मजाक उड़ाते हैं, अब वो तालिबान के पीछे। इनको जरा ये ना तो इनको फलस्तीन की हिस्ट्री का पता है, ना फलस्तीन के स्पेलिंग का पता है। कल मैंने एक ट्वीट की है, उसके पीछे मुझे बड़ी गालियां दे रहे हैं। मैं दुख इस बात का, मुझे गालियों का कोई दुख नहीं पड़ता। देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब व्हेन यू डू एंड डू लीड, उसमें उसका हिस्सा होता है लोगों ने गाली। दुख इस बात का है कि लौंडे लपाड़े गालियां भी उर्दू में दे रहे हैं, गालियां भी इंग्लिश में देने की सलाहियत नहीं रखते। ये माजूर बच्चे बैठे ना पाकिस्तान में, ये जो जिनको जो बुजदार ने जख्मी किए हैं, गोगी ने लूटे हैं, इनको जरा शर्म नहीं है किस बात की। ये तालिबान के भी जश्न मनाते रहे हैं। इनको मैं आज हिस्टोरिकली ये बताना चाहता हूं कि फलस्तीन के अंदर एक तो ये 15 साल की 5वीं जंग है। ये पिछले 15 साल की, ये पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी जनीन और बड़ा कुछ हुआ वहां पे। उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा इन फलस्तीनियों के अपने अमाल की वजह से, क्योंकि जॉर्डन में जाके ट्रिपल मेकर बन चुके हैं, उनके किंग पर अटैक किया था, आज इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए उनके लिए। और आज मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो बदतमीजी का तूफान करके अब चढ़े हैं फलस्तीन के साथ, हमास के साथ, इनसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि 1000 हमास के फाइटर्स ने ये सारा मुजाहरा किया है और 2 मिलियन लोगों को वहां पे इस वक्त जेल में बंद हैं। इजराइल उनके स्टारवेशन को, क्योंकि उनका वो पानी, बिजली, खाना पीना सारा उन्होंने बंद कर दिया है, आज उन्होंने उनको स्टारवेशन यूज कर रहे हैं एज ए वारफेयर। मेरा ये क्वेश्चन इन सब से ये है, बेवकूफ ये जो सारे बैठे हैं जो जिहाद जिहाद करते हैं, जिनको इनका मुर्शद कहता था ये सियासत नहीं जिहाद है, मेरे एक क्वेश्चन का ये जवाब दे दो कि तुम्हारा प्लान बी क्या था? ये 2 मिलियन लोग कहां जाएंगे ये गाजा के? और इस वक्त मैं इनकी इतला के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि 84 मुल्क हैं इस वक्त जो इजराइल के पीछे खड़े हैं। 84 मुल्क हैं जो अपनी सपोर्ट का ऐलान कर चुके हैं, और जंग अभी भी जारी है वहां पे। जंग अभी भी जारी है। अभी भी इनके जो मोटरसाइकिलों पे चढ़ के गए थे वो घरों में घुसे हुए और वो ऑपरेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ। इसका रिटेलिएशन करने का इनके पास कोई प्लान था? इनके पास कोई एवैक्यूएशन का प्लान था कि सिविलियन कहां से, औरतें कहां से निकलेंगी, बच्चे कहां जाएंगे? ये इनके पास कोई था इस चीज का एवैक्यूएशन का प्लान? ये वही बिल्कुल इनको ना पता है। जिस तरह वो इनका एक मुर्शद था, वो पहले कहता था इनको यहाँ पे टेररिस्ट को जेलों से छोड़ो, फिर इनको यहाँ ला के आबाद करो, और वो बैठे अफगान महाजरीन हर चौक में बम मारते रोजाना जाके। कोई ना शर्म है, ना लिहाज है, ना कोई अकल है, ना कोई शक्ल, ना सोचना कि हम जा कहां रहा है। जियो इकोनॉमिक्स का दौर है। और आज मैं एक और मजे की बात, अभी तक ये सर्टिफाई नहीं हुआ चीमा साहब, लेकिन यहां वॉशिंगटन डीसी में खबर चल रही है कि बम क्यों नहीं रुके जो इनका डूम सिस्टम था, डूम, कहते हैं देवर अमेरिकन मेड, लेफ्ट इन अफगानिस्तान।
और क्योंकि उनके पास कैश मौजूद नहीं है, उन्होंने बेचे हैं, और वो वाया ईरान या दूसरे वो सीरिया पहुंचे और सीरिया से यहां पहुंचे, और उनका सिस्टम जो था वो अमेरिकन उसको बम्स को जो इट वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू अटैक, उसको कंफ्यूज था सिस्टम के, इट्स अ फ्रेंडली थिंग आ रही। लेकिन उसमें मैं ये समझ ये रहा हूं बात कि आने 84 मुल्क एक साइड पे हैं, और सारे जो कंट्री है मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो कांगो नहीं है, वो दुनिया की वर्ल्ड पावर है, जिनके पास टेक्नोलॉजी, जिनके पास पैसे हैं। और दूसरा, आज वाशिंगटन डीसी में ये भी बात एक हो रही है कि आइदर दे आर फाइटिंग द प्रॉक्सी ऑफ ईरान, चाइना एंड रशिया। यूक्रेन को काउंटर करने के लिए उन्होंने इनको आगे किया। और इनको मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो लौंडे लपाड़े आपके उर्दू में ट्वीट करने वाले हैं, और जरा देखो पनामा लीक में हमास के हेड के लड़के का नाम था उसमें। ये जो तुम कहते हो ना कि ये हम बैतुल मुकद्दस लेना है तो तमाशा करना, ये सारे करप्ट लोग हैं ये बैठे हैं जो फलस्तीन में करने वाले। चले लेकिन उसमें चीमा साहब ये पाकिस्तान का तो ये मसला, जिस तरह मैं कहता रहता हूं, और उधर जा रहे हैं ना, तकरीरें करते हैं रोजाना, ये है अफगानिस्तान, फलस्तीन, ये सारा तमाशा कर रहे हैं। और यूपी के योगी आदित्य ने कहा है हमें सिंध चाहिए, हम सिंध लेने लगे हैं। कुछ शर्म करो तो उधर भी देख लो, तुम्हारे इन करतूतों की वजह से तुम्हारे आसपास ये लोग देख रहे हैं करने के लिए। योगी साहब ने, आदित्य साहब ने फरमाया है कि 500 साल हो गए बाबरी मस्जिद को, अगर हम मंदिर बना सकते हैं हम सिंध भी लेंगे। तुम फलस्तीन के लिए दर्द में फड़कते फिर रहे हो, लेकिन चले कोई नहीं। उसकी वजह यह है ना, बेवकूफ कौम का क्या हो सकता है। एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट आके आज उनका मुर्शद बन चुका है, उसके गेट को चूमते हैं, मनते मार रहे हैं वहां जाके जमान पार्क में। तो इस कौम का क्या होगा? यही है जो इनका होना है, उनका भी यही होना है। उसकी वजह यह है, जिन लोगों ने तालीम के पे तवज्जो नहीं दी, जिन लोगों ने साइंस पे तवज्जो नहीं दी, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं चीमा साहब, जो जिस कंट्री में आप बैठे हैं, उर्दू में बाईपास का, हार्ट की बाईपास सर्जरी किस तरह करोगे भाई? कोई जवाब है तुम्हारे पास? उर्दू में सारा दिन ट्वीट करते हो, इनसे पूछो कि अपना चंद्रयान चंद्रयान का मुकाबला उर्दू में करोगे? गालिब की शायरी के साथ सर्जरियां करोगे? कुछ शर्म करो तो। और देखो तुम खुद किधर जा रहे हो। और रोको काकड़ साहब अब चाइना जा रहे हैं, उनसे पूछो तुम वहां इलेक्शन के बैलेट प्रिंट कराने चाइना से जाके। तो खाने का तुम्हारे पास, खाने के लिए चीज कोई नहीं है, मिनते तरले तुम्हारे आईएमएफ के पैरों में पड़ते हो आखिरी किस्त लेने के लिए। उससे पूछ लो, काकड़ साहब कोई ट्वीट कर दो कि क्यों जा रहे हो यार, हम मर रहे हैं भूख से, या बुरी हालत है। आपने देखा जो अगले दिन मरियम नवाज के वो जलसे के अंदर जब फूड का ट्रक आया, किस तरह उसको पढ़े। लेकिन ट्वीट उर्दू में सारा दिन, कोई पता नहीं, मेरी तो समझ से बाहर है चीमा साहब। मैं खुद कंफ्यूज, नर्वस हूं, मैं तो खुद परेशान हूं कि मेरे अपने डीएनए पे मुझे तो क्वेश्चन मार के, यार क्या है हम लोग, किधर जा रहे हैं हम लोग। लेकिन चीमा साहब आज मैं एक और बल्कि बात बताना चाहूंगा। अब जो बात कर रहे थे बिलखसूस, एक तो उन्होंने अब ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। जो मैंने इसमें से सिग्निफिकेंट चीजें देखी हैं, जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, खैर ये तो नहीं सीख सकते, इजराइल के अंदर उन्होंने एक यूनिटी गवर्नमेंट बना ली। यूनिटी कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बना के उन्होंने वार कैबिनेट अपनी बना ली। कौमें, मैं ये कहता हूं कौमों को सीखना चाहिए कि किस तरीके से लड़ा जाता है। उन्होंने अपने रिजर्व वाइज सारे अपने जो जितने उनके वकील हैं, डॉक्टर हैं, सब यूनिफॉर्म पहन के आ गए हैं और जंग लड़ रहे हैं। और मैं उसमें, क्योंकि चीमा साहब देखें, मेरे मेरे यहाँ बहुत दोस्त हैं यहूदी दोस्त, मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ कि हाउ कम यू आर द सो स्ट्रॉन्गेस्ट, इतने स्मॉल नंबर में हो और इतने स्ट्रांग हो। मैं ये बताना चाहता हूँ, मुसाद दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। चले आज उसकी फेल्योर हुई है, लेकिन उसके इसमें शक को नहीं। उनका काम, उनका 3 बिलियन साल का बजट है, सिर्फ 7,000 मुलाजिम है उनका, सिर्फ 7,000 मुलाजिम। मैं जब यहूदियों से, अपने दोस्तों से यहाँ ये पूछता हूँ कि यार हाउ कम यू हैव द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन, तो वो कहते हैं जितना हमारे ऊपर माजी में जुल्म हुआ है उतना आज तक किसी कौम पर नहीं हुआ। मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूं, जुल्म तो आज मुसलमानों पे आपसे ट्रिपल ज्यादा हो रहा है। आप तो कौन सा ऐसा मुल्क है जहां आप जलील नहीं हो रहे? आप इराक की हालत देख लें, आप लीबिया की हालत देख लें, अफगानिस्तान की हालत देख लें, पाकिस्तान की हालत देख लें, लोग बच्चे बेच रहे हैं अपने। मेरा जुल्म तो हमारे ऊपर भी कुछ 76 साल से तो पाकिस्तान पे भी जुल्म हो रहा है। मशरकी पाकिस्तान अलग हो चुका है, सिंध का वो यूपी वाले सिंध मांग रहे हैं, कश्मीर वो ले जाने को चक्कर में फिरे। साई वारस हमारा कोई नहीं है। मेरा मसला था, हम पता नहीं किस दिन यू टर्न मारेंगे, कोई समझ से बाहर है। लेकिन चीमा साहब आज जो ज्यादा चीजें जिसके बारे में बात करना चाह रहा था बिलखसूस, कि
एक कॉन्फ्लिक्ट लंबा होगा, और जिस तरह मैंने आपको बताया 84 मुल्कों ने जो सपोर्ट दी है, लेकिन जिनके शहरी इस वक्त वो किडनैप करके ले जा चुके हैं और 9 अमेरिकन मारे जा चुके हैं, 2 शिप कैरियर आइजनहावर और जेरड फोर्ड वो जा चुके हैं उस रीजन के अंदर। और सबसे बड़ा जो इस वक्त आपका, मैंने पहले आपको अर्ज किया कि इस वक्त ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो वॉर है, इसमें 2 ताकतें सामने सामने 3 ताकतें आएंगी। एक तरफ से रशिया और चाइना सपोर्ट हमास को करेगा, पैसे देंगे, वो खाएंगे, अपना प्रॉपर्टियां बनाएंगे दोहा में। आपको पता, ये आपके बच्चों को बताना चाहता हूं कि हमास के जो हेड हैं वो रहते दोहा में, लग्जरी जगहों में रहते हैं, लग्जरी गाड़ियों में वहां रहते हैं, उनका ऑफिस वहां पे मौजूद है। वो अपने लोगों के अंदर नहीं रहते, जहां बिजली भी नहीं होती, पानी भी नहीं होता। हमास पैसे बनाएगी रशिया से और चाइना से, मार खाएंगे 2 मिलियन फलस्तीनी जो वहां पे हॉस्टेज होकर मारे जाएंगे, जलील होकर। अब उसमें ये मैं बताना चाहूंगा कि वार अब इस वक्त सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया अमेरिका के लिए है, फॉर एलाइज। फॉल ऑफ काबुल के बाद अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था कि अगर आप अपने आप को नहीं बचा सकते तो अपने एलाइज को किस तरह बचाओगे। यहां पे मैं बताना चाहूंगा, जब फॉल ऑफ काबुल के बाद सबसे पहले जापान के वजीर आजम भागते आए थे और साउथ कोरिया के भागते आए थे, और वो बार बार ये कहते थे कि इफ यू कैन नॉट प्रोटेक्ट अस वी हैव टू अचीव एटॉमिक बॉम्ब। उसके बाद सऊदी अरेबिया, इस हादसे से पहले सऊदी अरेबिया भी डिफेंस एग्रीमेंट चाहता था अमेरिका के साथ। आज उसकी जरूरत अब मजीद बढ़ चुकी है उन चीजों की। आज अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस इनके एलाइज दे आर मोर नर्वस एंड कंफ्यूज कि अब हमारा क्या बनेगा दूसरे अगले स्टेज के ऊपर। रशिया और चाइना जिस तरीके से प्रॉक्सी अब खुल के सामने आ रहा है इन चीजों में, हम कहां जाएंगे, इस वेरी डिसाइसिव मोमेंट है इस वक्त। मैं बिलखसूस आज मैं केविन मैकार्थी जो हमारे पुराने स्पीकर थे, उन्होंने एक जबरदस्त स्पीच की है और उन्होंने जो बाइडेन को बड़े सख्त तरीके से क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि 4 बिलियन रह चुका था ईरान के पास फॉरेन रिजर्व। ओबामा ने और इनकी मदद से, बाइडेन की मदद से, आज उनका फॉरेन रिजर्व 70 बिलियन है। 4 लाख उनकी डेली प्रोडक्शन थी ऑयल की, आज 3 मिलियन बैरल्स पर डे है। और आप प्राइस का अंदाजा लगा लें। आप आज यहां पे आज राइट विंग ने वॉशिंगटन डीसी में खड़े होकर क्रिटिसाइज करके कह दिया है कि दिस इज अ होम ग्रोन एंड डेमोक्रेटिक क्राइसिस। और जिस तरीके से बाइडेन सऊदी अरेबिया को पराया स्टेट कहते रहे हैं, लेकिन साथ ईरान को सपोर्ट करते रहे हैं, आज दिस इज व्हाट द राइट विंग इज आस्किंग देम टुडे। अब देखें आगे आने वाले दिनों में हम कहां जाते हैं। टोनी बिल्कन जो है वो थर्सडे को जा रहे हैं इजराइल के दौरे पे, और अब देखें ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने घेरा डाल दिया इस वक्त। मेरे ख्याल में तो इट्स अ बैड थिंग। मैं तो दोनों तरफ से कैजुअलिटी, मैं जाती तौर पे तो किसी जान के जाया करने पे अफसोस है, लेकिन बिलखसूस जिन्होंने अपनी अवाम को आगे मरवाया है, मैं उनको उसकी सख्त जो है वो कंडेम करूंगा। जिनके पास कोई प्लान बी नहीं था, जिनको पता था कि हम 2 मिलियन लोगों को सेफ नहीं कर सकते, जिन्होंने 2 मिलियन लोगों को बस के नीचे फेंक दिया है, मुझे इस चीज पे एतराज है। चलें, आप जिस तरह आपने सपोर्ट इसको करना है आप करें, आपका क्या फर्क पड़ता है। ताट साहब एक बात बताएं कि ये पहली दफा ऐसे हुआ है जिसमें वो जिसे कहते हैं ना कि यूएन भी खामोश है। कोई यूएन जनरल सेक्रेटरी के बोलने को मैं बोलना नहीं कहता, क्योंकि वो उनके पास कुछ भी नहीं है। मैं वहां पे बैठे हुए जो मेंबर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। यूएन भी खामोश है, ओआईसी भी खामोश है, अरब लीग भी खामोश है, जीसीसी भी खामोश। क्या ये एक पैगाम दे दिया गया है वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न और इस्लामिक दुनिया से, हमास और इस तरह के जितने ग्रुप हैं, कि भाई ये जो स्टाइल है रेजिस्टेंस का ये काबिल कबूल नहीं है। दुनिया जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, आपके डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं। इजराइल रोज घुस के गजा के लोगों को मारता है, इसमें कोई शक नहीं है, रोज घुस के मारता है, जो कि इलीगल है, इंटरनेशनल लॉ की, नेशनल लॉ की वायलेशन कर रहा है। लेकिन उसके के लिए मेथड्स हैं, मीन्स एंड वेज हैं, आप अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करने के लिए या शोर डालने के लिए। इतनी ऑर्गेनाइजेशंस का ना बोलना और इतने दिनों तक भी इस मसले को देखते हुए कि बिल्कुल मिट्टी से मिट्टी कर दिया है। और मैं देख रहा था कि गजा के जो डॉक्टर हैं उन्होंने SOS कॉल दे दी है, क्योंकि वहाँ बिजली नहीं है तो इलाज भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। खामोशी की क्या वजह है? इज इट अ मैसेज टू ईरान और इट इज अ मैसेज टू सच काइंड ऑफ मूवमेंट्स जो इनके सपोर्टर हैं कि इस तरह का जो बिहेवियर है वो काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा अब आप मार खाएं
क्योंकि हैं तो ये भी इंसान, सारे लोग जो गजा में मारे जा रहे हैं सारे तो हमास के लोग नहीं है, दे आर अदर सिविलियंस, फलस्तीनी भी हैं, उनको भी तो मारा जा। सो ये जो मैसेज दे दिया गया है, ये दे दिया गया है कि आप इस तरह की वायलेंट स्ट्रगल जो हमास ने की है इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता। डू यू थिंक दिस इज अ मैसेज लाउड एंड क्लियर टू हमास एंड इट्स लाइक्स और नॉट? चीमा साहब, ये मैसेज माजी में भी बड़ी दफा दिए गए, बड़ी दफा दिए गए, और खासकर आपने ओआईसी की बात की है। ओआईसी एक, आपको पता है, इट्स अ नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सऊदी अरेबिया। अल्टीमेटली सऊदी अरेबिया ने जब तक नहीं बोलना, उन्होंने भी कुछ नहीं बोलना। अरब लीग भी उनके पैसों पे चलती है आगे पीछे, और आप आज सऊदी अरेबिया के हालात देख ही रहे हैं। और सिर्फ सऊदी अरेबिया की इस डील को डिरेल करने के लिए तो सारा ये प्रोग्राम किया गया है, तो उसमें इनकी सपोर्ट क्या होगी? और दूसरा एक, मैं समझता हूँ सिविलाइज वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो वायलेंस की गुंजाइश मौजूद है। मैंने इसके हक में बिल्कुल, वायलेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं हैरान हूं इस चीज पे। आप देखें कि 1947 गांधी साहब की नॉन वायलेंस मूवमेंट पे ऊपर डॉक्टर मार्टिन लूथर नोबेल प्राइज ले गए सिर्फ। मैं कहता हूं कि आप अपने हक के लिए खड़े हो, जरूर खड़े हो। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल काटा है। मैं कहता हूं आप एहतजाज करें। मैं बिल्कुल नहीं इस चीज में हक में जाऊंगा कि मैं इजराइल को प्रोटेक्ट करूं और माजी में जो करते रहे हैं। मुझे दुख होता रहा कई दफा जब वो बंदूकें लेके मस्जिद अक्सा के अंदर घुसते थे। लेकिन आप मुझे ये बताएं, मैं कहता ठीक है भाई, आपने आपने करना है, आपकी राइट है। लेकिन 2 मिलियन लोगों का सोचा था आपने, यार ये बाद में कहां जाएंगे, ये कहां जाएंगे, इनका इखला किस तरह होगा? आपके पास कोई प्लान भी था इस चीज का? आपके पास सलाहियत है रिटेलिएशन की जवाब देने की? और दूसरा, अगर मैं आज आपसे एक और बात कहता हूं, मैं आज फलस्तीन के अंदर रहता हूं, मैं आज गाजा में रहता हूं। मैं अगर किसी अपने फलस्तीनी बच्चों को या फलस्तीन का कुछ आऊंगा, मैं इनको कहूंगा मैंडेटोरी टू गो टू स्कूल, इट्स मैंडेटोरी फॉर यू टू लर्न द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट्स मैंडेटोरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, जियो इकोनॉमिक्स। छोटा सा कंट्री इजराइल, आपका हर आईटी जो स्टार्टअप है वो उसका वो गढ़ बन चुका है। वो 7,000 की उनकी जो मुसाद है, वो किस तरीके से दुनिया की बेस्ट एजेंसी बनी। मैं अगर आज बैठा हूं, मैं इनको तालीम को पढ़ो लिखो यार, तालीम करो, तालीम के साथ जंग करो यार, जहालत के खिलाफ जंग करो। लेकिन ये कोई, अच्छा फिर ठीक है, जब तुम्हारे पास ना हथियार है, ना अक्ल है, ना शक्ल है, ना तालीम है, ना कुछ भी है, पत्थरों से कितना अरसा लड़ोगे यार टैंकों के साथ? क्यों बच्चे मरवा रहे हो अपने? गुत्तरस करो इन बच्चों के ऊपर, अपनी खवातीन पे गुत्तरस करो। अब देखो जो सारी दुनिया 86 मुल्क वो अंधे हैं जो छोड़ के उनके साथ खड़े हैं, जो आपने किया तमाशा। फिर जो ऑप्टिक्स देख रहे हैं, आज अभी थोड़ी देर मैं आपका देख रहा हूं, वो बच्चों की लाशें निकल रही हैं, डेड बॉडीज निकल, फिर गले काट रहे हैं बच्चों के ऊपर, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। बल्कि मेरा एहतजाज है एक और, बल्कि इनके प्लाटों का झगड़ा एक दूसरे के साथ, मेरे मजहब को क्यों उसमें खींच के लेके जा रहे हैं? ये प्लाटों के जमीन के टुकड़ों के इनकी लड़ाई है। चीमा साहब, आपके प्लाट पे कोई कब्जा कर ले, आप जाके खड़े होकर प्लाट के ऊपर उसके बच्चे मारे हो, मेरे मजहब का नाम ले, अल्लाह अकबर अल्लाह, आप उसको मेरी मजहबी जंग बना लें। आप, ये तो ज्यादती है, बिल्कुल मजहब के साथ ज्यादती है। पता नहीं फिर लोग क्यों नहीं इन चीजों को समझते। ये टेरिटोरियल इशू है, ओवर द लैंड, ओवर द प्लॉट्स। पता नहीं क्या मेरा मकसद है। जिस तरह मैं पहले कहता रहा हूं, झगड़ा दुनिया की किसी और जगह पे होता है, पाकिस्तान के अपने घरों को आग लगा लेते हैं बैठ के। पता नहीं कुछ इनको कोई है यार, बोर हो पता नहीं की करो, इन्हें छितर छुतर पहने चाहिए वैसे तो जाती तौर पर। पाकिस्तान कैन ओनली वर्क अंडर द फियर, फियर के अंदर काम करते हैं। ये सिविलाइज तरीके से ना ये इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखते हैं, ना इनको पता इलेक्शन क्या है। बरादरी बेसिस में अभी तक बैठे हैं, रोज एक दूसरे को कह रहे हैं मैं जट हाँ, कोई राणा है, कोई खोखर है, कोई तमाशा। ये जी गांव में इन्हें तो की मेहनत दुख होता रहता है, और आज वही हो रहा है। बिल्कुल मेरा मकसद, सारा पाकिस्तान, कोई इस वक्त दुनिया का मुल्क जो है रियलिस्टिकली हमास के इस बारबेरियन एक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा, सिवाय पाकिस्तान। ये सोशल मीडिया चली होगी कौम, लेकिन चली होने का हक बनता है। ये वही कौम है जिन्हों का लीडर उस्मान बुज़दार है, ते एक लीडर जी है वो गोगी है, ते दूजे गोगे ने सारे। बस चलो। लेकिन चीमा साहब, आज जाती तौर पे ज्यादती है। मैं तो पहले लिबिया और इराक पे भी मुझे दुख होता था, मुझे अफगानिस्तान पे भी दुख होता था। जब हमारे अपर एडमिनिस्ट्रेशन ने चाय पी थी जाके, उन्होंने कहा था मैं कैबिनेट बनाने आ गया हूं काबुल में, मुझे उस वक्त भी डाउट था। मुझे पता था कि इनकी सपोर्ट नहीं है, इनकी मर्जी से सिर्फ 3 अफगानी हकानी उसमें 3 मिनिस्टर आए थे, वो भी इनको सपोर्ट करने से वो शर्माते हैं। आज वो बिल्कुल आपको अबैंडन करके वो कहते हैं भैड़ा मुल्क है, आपने अपना मुल्क सारा तबाह कर लिया। आपकी हर पॉलिसी ऐसी है जिसमें आपकी पॉलिसी जैसे, अच्छा जी साहब, आप पहले कह रहे थे
आप एक मिसाल, आपके पास क्या चॉइस है? आप सऊदी अरेबिया और यूएई की मर्जी बगैर को बयान दे दें। आप कह रहे थे बयान नहीं देते, बयान देने की सलाहियत रखते हैं। जिस तरीके से सऊदी अरेबिया के रोजाना पैसे मांगते हैं, जिस तरह रोजाना यूएई के आप सामने लेटे होते हैं, जिस तरह आईएमएफ के सामने पांव में पड़े होते हैं, आपकी मजाल है आप अमेरिकन एम्बेसडर और सऊदी एम्बेसडर और यूएई के एम्बेसडर की मर्जी के बगैर कोई दो फिक्रे भी कहीं बोल दें? आप सवाल ही नहीं पैदा होता। जिनका जो देते हैं, रोटी देते हैं, वो इंज थप्पड़ उत्तो रख देना, कहते बोलेंगे चांडरा उड़ा जाएंगे। जिनकी रोटी होती है सामने पड़ी, और रोटी आपके सामने नहीं पड़ी होती, आपको चिल्लाने वालों की रोटियां लंदन में जा रही होती। लेकिन चीमा साहब कोई नहीं, ये वो भी मार खाएंगे। फलस्तीनी दुख वाली बात है, मुसलमान है, इंसान है। इजराइली भी उनके साथ ज्यादती की इंसान है। और मेरा मकसद है, दुख है जहां जहां भी, मैं दुख के साथ कहूंगा कि जहां जहां भी ये मुसलमान है वो अबतर तरीन हालत में रह रहा है। अभी जो रिसेंटली 9 कू हुए अफ्रीका के मुल्कों में, ज्यादातर वो भी मुसलमान मुल्क थे। आज आपको मैं एक और मिसाल बताना चाहता हूं कि देखिए हालात क्या है। न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया इन द फेवर ऑफ फलस्तीन। फ्रांस के अंदर क्या हुआ है, पेरिस में यहूदियों के उनके बच्चों को स्कूलों में जाने से रोक दिया गया। मुसलमानों ने इकट्ठे होकर उनको रोक दिया गुस्से में। अब देखेंगे दुनिया में इनके साथ आगे क्या करेंगे सिविलाइज। या तो फिर देखें ना, अगर आपको पास सलाहियत हो तो आपके डायस्पोरा स्ट्रांग हो, आप वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हो, आपके कांग्रेसमैन हो, गवर्नर हो, तो फिर तो आप इस तरह की हरकतें करें तो समझ आ जाती। तो वो सब तो आपको लगता है ये जो आपने बातें बताई है, ये पैटर्न ऑफ वायलेंस बढ़ सकता है? कि जैसे एक एक वर्ड हम बोलते हैं लोन वॉल्फ अटैक, जिसमें कोई अकेला शख्स कहे जी मैं फलस्तीन का बदला जी किसी मुल्क में भी ले रहा हूँ, आई डोंट नेम एनी वन एनी कंट्री, जहाँ पे जी फॉर एग्जांपल ज्यूज ज़्यादा हैं, जहाँ पे जी वो ममालिक जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं वो, ये आपको लगता है कि ये पैटर्न ऑफ वायलेंस अगर बढ़ता है? क्योंकि एक तरफ जब आप देखते हैं कि मुसलमान दुनिया की ऑफिशियल लेवल पे खामोशी है, मिसाल के तौर पे आज पता चला कि पाकिस्तान के जो फॉरेन जो हमारी कैबिनेट है उसने ये कहा है कि हम इसराइल से कहते हैं कि बम्बार्डमेंट बंद करें। अब देखें ना, ये इस तरह का कमजोर बयान, मतलब कैबिनेट कह रही है बम्बार्डमेंट बंद करो, मतलब फिर लोग कहेंगे जी आपके पास इतनी बड़ी ताकतें, इतनी न्यूक्लियर वेपन थे, मिसाइल, और एक जड़ा ना छोटा जा ढिला जा बयान। मेरे तो इस बयान पे जी नहीं 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 चीमा साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਠਾਨ ਅਫਗਾਨੀ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਮੰਨਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? 90 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਟਿਆਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਘੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ। ਇਹ क्लास बी क्लास सी ਦੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਖਾਨਾ पूरी की। लेकिन चीमा साहब जाती तौर पर मैं आज सख्त अफसोस है, मैं देख रहा हूं बच्चे मर रहे हैं। उधर से देखता हूं, इजराइल की तरफ से देखता हूं, वहां भी दुख होता है। फलस्तीनी देखता हूं, वहां भी दुख होता है। लेकिन इसमें हमास को मैं ब्लेम करूंगा, जिन्होंने ये सारा ड्रामा किया है रशिया से और चाइना से पैसे बनाने के लिए, और ईरान से। ईरान $100 मिलियन देता है उनको साल का। उनका तो फिर कारोबार है ये सब, फिर उन्होंने हलाल तो करने थे। लेकिन ये कि उनके पास कोई प्लान नहीं है कि 2 मिलियन लोग गाजा के आज कहां जाएंगे, कहां जाएंगे, खाना कहां से खाएंगे, किधर जाएंगे। बच्चे खवातीन बुरकियां जो रोंदियां चीखदियां, फिर दिल खून के आंसू होता है, दिल खून के आंसू होता है। उधर देखता हूं तो यहूदियों के हालात इस तरह के, उधर देखता हूं पता नहीं। मेरा मकसद ये कोई जस्टिफाई कर सकता है इन चीजों को? कोई जस्टिफाई कर सकता है? कोई जस्टिफिकेशन किसी के पास हो? हाँ, उनके पास जस्टिफिकेशन, इजराइल के पास ये है बिकॉज दे स्टार्टेड द वॉर, दे स्टार्टेड इट। और सबसे बड़ी बात यह, मैं बिल्कुल ये इस चीज के हक में हूं, तुम आपको ठीक है, आप स्ट्रांग थे, आपको उनके मिलिट्री तनसीबात के ऊपर हमला करते, उनके सोल्जर्स को मारते, सिविलियन मारे आप, बूढ़े मारते रहे हो, बच्चों को मारते रहे हो। इस्लाम ये इजाजत देता आपको? तार साहब, मुसलमानों के साथ अब क्या होने वाला है वेस्ट में और मुसलमान दुनिया में? क्योंकि ये जो आपने सवाल उठाया, मैं इस पर पर्सनली कंसर्न हूँ कि अगर आपको याद होगा कि फ्रांस और बहुत सारे ममालिक के अंदर जो अरब वर्ल्ड से लोग आए हुए हैं, ये होता ये शुरू अरब वर्ल्ड वाले करते हैं और कोट सानू पैंदी है। ये 9/11 भी उन्होंने किया था तो चंडा सानू इन्होंने आगे हम मारिया सन। सो ये अब हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि बीच में से लॉन वोल्फ एलिमेंट्स उठ सकते हैं। देखिए पूरी दुनिया के अंदर अब आज मैं जिस तरह आपको मिसाल दे रहा हूँ, इस सेगमेंट से पहले मैंने देखी खबर DW वालों की कि फ्रांस में, पेरिस में इन्होंने यहूदियों के बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया वहां मुसलमानों ने। अब मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि यूरोप के अंदर बुरके बैन है,
इसके बाद आगे क्या बैन करेंगे ये भी इनको ख्याल रखना चाहिए इसको, क्योंकि इनके डायस्पोरा जो है स्ट्रांग नहीं है। इनके डायस्पोरा क्या है, लोअर क्लास लेबर है, अनपढ़, उनका कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है। या तो आपके पास, मैं वही बात कर रहा था पहले आपको, या तो आपके डायस्पोरा जो हो वो टेक्नोक्रेट हो, तो लेकिन अगर डायस्पोरा हो सिर्फ टैक्सी ऊबर चलाने वाले, तो देख के करना चाहिए कि आगे हम इसके रिटेलिएशन में क्या करेंगे। आपके नामों को कहां कहां स्क्रीन किया जाएगा, आपको कहां कहां प्रमोशन आगे जाने से रोक लिया जाएगा, कौन कौन से एयरपोर्ट पे खड़े करके आपके कपड़े उतारे जाएंगे, ये नहीं देखते। यही तो, ये मेरे बच्चों को यही नहीं पता ना। मैं 35 साल सारा देख चुका हूं, सितंबर 11 के बाद हर 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 एयरपोर्ट पे, हर बॉर्डर पे मुझे लाइन से निकाल लिया जाता था, सिर्फ इस वजह से कि मेरे पासपोर्ट, मेरा नाम मुसलमान था और मेरे पास सऊदी अरेबिया उम्रे पे जाता था, वीजा होता था, हालांकि मैं अमेरिकन सिटीजन और अमेरिकन पासपोर्ट है मेरा। लेकिन इनको पता नहीं, बच्चे है ना, दूध के दांत है, ये थप्पड़ों के साथ रहने वाले बच्चे हैं। इनको सिर्फ जो है हमारे आसिम मुनीर साहब ठीक कर सकते हैं, और कोई बंदा पाकिस्तान में इनको ठीक करने की सलाहियत नहीं रखता, अफसोस के साथ। इस पे भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि एक वक्त में हम बड़ा अरब कॉज को बड़ा प्रोटेक्ट करते थे, फलस्तीन को, आज पाकिस्तान में एक प्रोटेस्ट नहीं हुआ। यानी कि इस वक्त मुसलमानों की पाकिस्तान में, आप न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं ना तार साहब, ये पाकिस्तानी बड़े चैंपियन होते थे, जुम्मे का इंतजार करते हैं प्रोटेस्ट निकालने के लिए इस तरह के इशू पे। सो बीच में अब जुम्मा जो है वो तो मेरा ख्याल है सुबह है कि पता नहीं कब है। सो इसका मतलब है अब अगर अगर जड़ा वेस्ट है उसने हफ्ते को कोई काम पाता है तो अगले जुम्मे से चारों प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। तो डू यू वो भी बिलीव हमें के वो भी कार्रवाई, क्योंकि मस्जिदां जो उन्होंने फिर रखो ना, खुतबा सही तो देते नहीं, उन्होंने फिर सियासी तकरीरें करते हैं मौलवी हमारे, और क्या उन्होंने करना। मजहब का तो मौलवियों को भी नहीं पता ना। आप किसी मस्जिद में जाकर, मैं चैलेंज करता हूँ, जाके चेक कर ले मौलवियों का इस्लाम के बारे में क्या नॉलेज है। सती सा नॉलेज होता है, उसको बताया जाता है ऊंची आवाज से, तू अहले हदीस नूं किवें प्रमोट करना है, तू भाबियां नूं किवें प्रमोट करना है, तू इजराइल नूं किवें ओहदे गीत गाने ने, तू अमरीका नूं किवें गालां कढणियां ते तू इंडिया नूं किवें गालां कढणियां। दिस इज व्हाट द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, अफसोस के साथ है। लेकिन मेरे ख्याल में जाती तौर पे अगर देखा जाए तो मस्जिदों को रेगुलेट कराना चाहिए, गवर्नमेंट को पूरा इस पे देखें कि हमारी कौम को आगे ये क्या प्रीच कर रहे हैं। लेकिन अफसोस है फिर वो किस तरह करें जब हुकूमतें इतनी कमजोर है जिसकी हालत कोई नहीं। लेकिन चीमा साहब, मजहब का गलत इस्तेमाल एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस्लामिक वर्ल्ड के लिए। गलत इस्तेमाल आज मैं समझता हूं जो कुछ यहाँ फलस्तीन में भी हो रहा है, जिस तरह मैंने आपको बताया झगड़ा प्लाटों का है, लेकिन उसको मजहबी रंग दे दिया गया है। और ये मजहबी रंग के अंदर मेरे पाकिस्तानी बच्चे और खराब होंगे, जो पहले जाके जमान पार्क में मनते मांग रहे हैं, फिर ये उधर यही करेंगे, उस तो गाट तवीज लेंगे जाके। लेकिन चीमा साहब, ये जंग अभी चलेगी, ज्यादा होगी, बड़ी होगी, और इसमें कहते हैं 2 हाथियों की लड़ाई बल्कि 3 हाथियों की लड़ाई होगी, तो मारे जाएंगे मुसलमान उसमें। तो ताड़ साहब आप क्या सुजेस्ट करते हैं कि पर्टिकुलरली यूथ जो कि अमूमन इस तरह के जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उनके नरगे में आ जाते हैं, लगता यह है कि अभी किसी मुल्क के अंदर कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो हैं उन्होंने कोई इस तरह की कॉल नहीं दी, जैसे दाइश कॉल दे देती थी, इस्लामिक स्टेट या अलकायदा कॉल दे देती थी। वो देंगे उसमें चीमा इसके हवाले से आप क्या कहते हैं, यूथ को कैसे रोकना चाहिए, वो शुड स्टॉप देम कि वो इस तरह के किसी वायलेंस में ना जाएं? यूथ को सबसे पहले तो चीमा साहब अपनी औकात देखनी चाहिए कि हम हैं क्या। सबसे पहले यूथ को सबसे पहले ये, बल्कि यूथ के मां बाप को चाहिए कि बच्चों को घरों में रोकें, ये देखें कि किस मौलवी के पीछे क्या कर रहे हैं। ये सियासत नहीं जिहाद है, इससे बाहर निकलें। इंग्लिश और मैथ पे तवज्जो दें, अपनी इकॉनमी पे, अपने रोजगार पे तवज्जो दें। मेरी ये इनके साथ हम्बल रिक्वेस्ट है। मेरे मजाल है, मैं 4 बच्चों का बाप हूं, मैं डेली बेस पे देखता हूं कि ये क्या कर रहे हैं ऑनलाइन, ये किस वक्त शाम को घर आ रहा है, जा की तरह, इसके दोस्त कौन है, इनका माइंड सेट क्या है। मैं मां बाप को बिलीव करूंगा जिनकी जवान औलादें जो थी पहले चढ़ चढ़ के GH के ऊपर चढ़ती रही है, उधर कोर कमांडर घरों पे जाती रही, मैं उनके मां बाप, मैं कहता हूं मां बाप को सजा देनी चाहिए उनके, कि जवान औलाद तुम्हारी किस तरह गई है कोर कमांडर के घर पे हमला करने के लिए, तनसीबात पे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुश्किल दे वेले यार, इतने फारग हो तुम सारा दिन जाके जलसे जुलूसों में फिरते रहते हो, कोई रोजगार कारोबार ही नहीं है, खाने को तुम्हारे पास चीज को नहीं, बिरयानी के लिए तुम एक दूसरे के सर फाड़ रहे हो। तो कोई अपना रोजगार का काम करो यार, मैथ सीखो, इंग्लिश चैनल बनाओ, कोई यहां देखो, एक चैनल नहीं पाकिस्तान के अंदर इंग्लिश आपका, अंधे आंखों से बिल्कुल ही सारे। तो चीमा साहब इनसे मेरी रिक्वेस्ट है, खुदा दना, अगर इस्लाम के ज्यादा शौक है तो इस्लाम के बारे में सही पढ़ लो यार, इस्लामी यूनिवर्सिटी दाखिला ले लो, इस्लामी हिस्ट्री की किताबें पढ़ो, पहले फलस्तीनियों की हिस्ट्री पढ़ लो, सपोर्ट कर लेना उनको, मैं नहीं कहता, हिस्ट्री तो पढ़ लो उनकी, क्यों है, कौन लोग है वो, आपसे कितना प्यार है उनका,
अरबों का आपके साथ कितना प्यार है, पागल होते फिर रहे हो मिडिल ईस्ट में, तुम्हें रफीक मस्कीन कहते हैं, वो तुम्हें वो इंसान ही नहीं समझते। मैं आज चीमा साहब आपको और मजे की बात बताता हूँ, आखिरी चीज बताऊंगा। मैं एक दफा दुबई था, मैंने एक अपने टैक्सी ड्राइवर भाईजान थे, मैंने कहा भाईजान आप कितना अर्सा गया? उसने 30 साल हो गए। मैंने कहा आप यहाँ पे खुश हैं? उसने कहा जी मैं सिर्फ आपको एक बात बताता हूँ, आप खुद अंदाजा लगा लें मैं खुश हूँ कि नहीं। मैंने कहा क्या है? कहता है मेरे साथ अरबी बैठते हैं टैक्सी में पीछे, तो मुझे जो पैसे पकड़ाते हैं तो इस तरह करके पकड़ाते हैं ताकि मेरा हाथ उनको टच ना करे, मेरा हाथ लगने से वो डरते हैं, मैं बीइंग पाकिस्तानी। ये आज से 10 साल पहले की बात है, मेरे पांव के नीचे से जमीन निकली थी। लौंडे लपाड़े, इनको पता ही नहीं ना जिंदगी क्या चीज है, क्योंकि माँ बाप कमा के दे रहे हैं, सारे ट्वीट से टिकटॉक से बैठे। काश कभी टिकटॉक से वो आमदन से पाकिस्तान चल पड़ता। सही कह रहे हैं तार साहब कि टिकटॉक की आमदन से पाकिस्तान चल पड़ता तो शायद भी इन बच्चों की जिंदगी में बेहतर। थैंक यू वेरी मच तार साहब। सर इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपकी बात का बहुत शुक्रिया।